This conference will now फॉलोइंग समराइज्ड ट्रायल बैलेंस। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समराइज्ड ट्रायल बैलेंस जब लिखा होता है तो और यहाँ पर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है और आगे डेट नहीं मेंशन, इसका मतलब ये है कि इस साल की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं हम और वो किसी न किसी एक्सपेंस में भी लिखी हुई है और इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस भी की हुई है। जब समराइज ट्रायल बैलेंस आता है और इस डेप्रिसिएशन के साथ ओपनिंग डेट ना लिखी हो, ओपनिंग मतलब अगर यहाँ पर लिखा होता ना 1/1/15 तो फिर इसका मतलब है हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, ठीक है। अब इसके साथ कोई डेट नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि इसके साथ फिर ये डेट है दिसंबर 2015, तो हम इस साल की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं और वो इसके अंदर ऐड भी है और किसी एक्सपेंस के अंदर शामिल भी है, जैसे सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस में हो सकती है, एक्सपेंस के अंदर भी लिख चुके हैं। ये किस केस में होता है? जब समराइज्ड ट्रायल बैलेंस बताया हो। देखिए जल कल के जब हमने सवाल किए थे, मैं उसको हिंट के तौर पर बता देता हूँ कि उनमें भी समराइज्ड ट्रायल बैलेंस था। ये देखें, ये भी समराइज्ड ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है लेकिन डेप्रिसिएशन के साथ डेट मेंशन है और डेट भी कौन सी है? ओपनिंग डेट। इसलिए हमने डेप्रिसिएशन ली थी। दोनों डेप्रिसिएशन के साथ डेट मेंशन है कि 1 जुलाई तक है, इस साल की डेप्रिसिएशन हमने लेनी है। लेकिन यहां पर आप देखिए समराइज ट्रायल बैलेंस है लेकिन डेट मेंशन नहीं है डेप्रिसिएशन के साथ, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं लेनी चाहे रेट बताया भी हो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। चलें जी, मोस्टली डेट लिखी होती है। ट्रेड डेटर्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इन्वेंट्री, प्री पेमेंट्स, एडवांस एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड बैंक कैपिटल, बैंक लोन। और उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, एक्रूवल्स, सेल रेवेन्यू, परचेजेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फिर बैंक चार्जेस और फिर अदर इनकम। फिर उसके बाद टोटल है। आ जाओ फिर एडजस्टमेंट के ऊपर। कहते हैं इन्वेंट्री इज वैल्यूड अंडर फाइफो मेथड और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट दिसंबर अमाउंटेड टू रुपीज 530 मिलियन। कहता है जनाब आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक में इन्वेंट्री पड़ी है वो 530 मिलियन की पड़ी है। कहता है ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, कहता है जब हम कर रहे थे ना स्टॉक टेकिंग तो हमें ये पता चला, जब स्टॉक काउंट कर रहे थे 530 मिलियन का स्टॉक आ गया था, कुछ चीजें पता चली। ये चार चीजों का पता चला। पहली चीज, अ फोटोकॉपी मशीन अपेयरिंग इन द इन्वेंट्री, कहता है एक फोटोकॉपी की मशीन है वो इन्वेंट्री के अंदर नजर आ रही है। यूज्ड इन द ऑफिस, वो ऑफिस के अंदर यूज हो रही है। जो चीज ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होती है तो वो फिर इन्वेंट्री नहीं होती, फिर वो ऑफिस इक्विपमेंट कहलाएगा। कहते हैं ऑफिस सिंस 1 अक्टूबर 2015 से, 1 अक्टूबर 2015 से ये इस्तेमाल हो रही है। कहां पे? ऑफिस में। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 0.78 मिलियन और मशीन की कॉस्ट 0.78 मिलियन है। लो मेरे भाई, क्या करेंगे हम इसका? सबसे पहले एक आपको पता चला जब स्टॉक टेकिंग कर रहे थे कि एक इन्वेंट फोटोकॉपी की मशीन है जो इन्वेंट्री में अपेयर हो रही है। एक फोटोकॉपी की मशीन है जो इन्वेंट्री में अपेयर हो रही है। तो आप मुझे बताएं आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? जी, हम एंट्री जी पास करते जाते हैं और फिर उसके इफेक्ट जिस जिस जगह जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक होगी बात? चलें जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी जनाब। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है।
एक इन्वेंट्री जो आपने अपने ऑफिस के इस्तेमाल में लेकर आए हो, लेकिन वो अभी भी इन्वेंट्री के अंदर शामिल है। इसका मतलब है आपका जो बिजनेस है ना, अगर आप ऊपर देखो, आपका जो बिजनेस है वो ऑफिस मशीन का ही है, ठीक है। तो आपने अपना ही एक मशीन अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए स्टार्ट कर दी। तो जब अपना एसेट, सॉरी अपनी इन्वेंट्री अपना एसेट बनाते हो तो उसकी एंट्री पास होगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट परचेजेस क्रेडिट किस अमाउंट से? 0.78 से 0.78 मिलियन, क्योंकि ये सारा डाटा मिलियन में है, ठीक है, ये मिलियन में है तो इसलिए मिलियन में ही हल कर देते हैं, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात, इसकी एक और एंट्री भी पास होगी, क्योंकि बाकी एसेट्स की तो वो डेप्रिसिएशन ले चुका है, ये ऑफिस इक्विपमेंट तो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, इसने उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं ली होगी। तो जितनी देर से 1 अक्टूबर 2015 से लेकर अब तक दिसंबर 2015 तक ये तो ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा था, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी आनी थी 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने बनते हैं। तो बताओ जरा इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी? 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ रही है सर? 0.039। 0.039 0.039। लो मेरे भाई, इस डेप्रिसिएशन का हम क्या करेंगे भला? इस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस में जाकर ऐड होगा, उसने ना एक्सपेंस इकट्ठे करके दिए हुए हैं। 0.039 यहां पर ऐड हो जाएगा, और दूसरा ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ऐड हो जाएगा। आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि डेप्रिसिएशन ली जा चुकी है, वो बाकी तमाम एसेट्स की डेप्रिसिएशन ली जा चुकी है, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है, जो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर एसेट आपका पड़ा हुआ था, उसकी डेप्रिसिएशन अभी तक आपने नहीं ली थी, उसकी डेप्रिसिएशन अभी तक आपने नहीं ली थी। क्लियर होगी बात? चलें जी, दूसरा आपने जो एंट्री पास की है ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ये जाकर एसेट के अंदर ऐड हो जाएगा, परचेज क्रेडिट परचेज में से जाकर माइनस हो जाएगा, और एक आपने एंट्री पास की इसकी डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 0.039। तो ये जाकर किस में प्लस हो जाएगा? एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, और ये जाकर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस हो जाएगा, ठीक होगी बात। लो जनाब, स्टिल एक बात अभी रहती है, स्टिल एक बात अभी रहती है। देखें, एक मशीन आपके इन्वेंट्री में पड़ी हुई थी, एक मशीन आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई थी, आपने वहां से निकाली, वहां से एंट्री पास कर दी, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया, फिर उसकी डेप्रिसिएशन 3 महीनों की मिसिंग थी, वो भी ले ली। दूसरी तीसरी चीज हमने क्या करनी है, ऐड सॉरी लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो स्टॉक के अंदर काउंट हो गई ना, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, और वो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस भी कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस भी कर देंगे। तो ये सारी चीजें एक ही एडजस्टमेंट की एडजस्ट करनी है। पहले ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीन इन्वेंट्री में पड़ी है, वहां से निकाली, ऑफिस में ले आए, हमारा एसेट बन गया। परचेज को क्रेडिट कर दिया। क्लियर होगी बात?
उसके बाद जब ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया तो उसमें जाकर प्लस कर दिया, परचेज में से माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन उसने 3 महीने की नहीं ली होगी क्योंकि एसेट के अंदर तो ये पड़ा ही नहीं था, तो एक्सपेंस में डेप्शन और अक्यूमुलेटेड डेप्शन में भी ऐड कर दिया। वो जो ऑफिस में पड़ा हुआ था तो ऑफिस से भी माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में से। तो ये है दूसरे पॉइंट का पहला पार्ट। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, हर पॉइंट को आपने अलग अलग डील करना है, तभी जाकर आपका काम होगा सही साफ सुथरा सा। कहता है 4 कंप्यूटर्स वर फाउंड टू बी शॉर्ट। कहता है 4 कंप्यूटर मिले ही नहीं। It was discovered that these computer costing 0.38 million had been issued for the use by the proprietor family। कहता है 0.32 मिलियन के आपको मिल ही नहीं रहे, कंप्यूटर के शॉर्ट हैं। बाद में पता चला वो कंप्यूटर तो मेंबर्स, वो फैमिली मेंबर इस्तेमाल कर रहे हैं ओनर के। तो जो ओनर्स के फैमिली मेंबर इस्तेमाल करेंगे हम उसका क्या करेंगे भला? जो ओनर्स के फैमिली मेंबर इस्तेमाल करेंगे हम उसका क्या करेंगे? वो तो ड्राइंग्स बन गई। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? दूसरे पॉइंट का सेकंड पार्ट, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट 0.32 ये क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स में जाकर प्लस हो जाएगा और ये परचेजेस में से जाकर माइनस हो जाएगा। बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर उसने खुद कह दिया फाइंड टू बी शॉर्ट, उसमें है ही नहीं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ऑनर लेकर गया, ऑनर के फैमिली मेंबर के यूज में चले गया। तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, तो ड्राइंग में प्लस कर देंगे और परचेजेस में से माइनस कर देंगे। ये इतना मुश्किल नहीं था। तीसरे नंबर पर आ जाए। तीसरे नंबर पर आइटम कॉस्टिंग 4.5 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर। कहता है 4.25 मिलियन की चीजें हमने सप्लायर को वापस कर दी। किस दिन? दिसंबर 2015 के अंदर। द रिटर्न वाज रिकॉर्डेड इन जनवरी 2016। कहता है रिटर्न हमने बाद में रिकॉर्ड किए। ये तो गलत बात है। रिटर्न तो हमें जब हमने चीजें वापस कर दी दिसंबर के अंदर, तो रिकॉर्ड तो फिर हमें कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड हमें कर लेना चाहिए। तो हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब हम अगर इसको रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरह से एंट्री पास करेंगे? परचेज रिटर्न की सिंपल एंट्री पास कर दो। परचेज रिटर्न की सिंपल एंट्री पास कर दो। क्या होती है परचेज रिटर्न की एंट्री? अकाउंट पेएबल डेबिट, अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 4.5 मिलियन से। क्या करोगे? अकाउंट पेएबल से जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। अकाउंट पेएबल आप डेबिट कर रहे हो तो अकाउंट पेएबल 4.5 से डेबिट हो जाएगा, तो अकाउंट पेएबल में 4.5 मिलियन माइनस कर दोगे। और परचेज रिटर्न 4.5 मिलियन से परचेज रिटर्न में प्लस कर दो या परचेज में से माइनस कर दो, क्योंकि परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न है, परचेज में से जाकर माइनस होना है। तो जो परचेज रिटर्न आपने 31 दिसंबर को रिकॉर्ड नहीं की तो रिकॉर्ड कर दो, अकाउंट पेएबल से 4.5 मिलियन माइनस कर दो और परचेज रिटर्न में 4.5 प्लस कर दो या परचेजेस में से जाकर माइनस कर दो। गॉट इट? क्लियर होगी बात? चलें नेक्स्ट। पहले ये सबसे बड़ा पॉइंट भी यही है, लेकिन बाकी भी अच्छे पॉइंट है इसके अंदर। इस सवाल के अंदर एक एक चीज बहुत अच्छी है जी। लास्ट पॉइंट कहते हैं आइटम हैविंग इनवाइस वैल्यू, इनवाइस वैल्यू मतलब सेल वैल्यू 2.4 मिलियन।
सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको उधार पे बेचा था, जिसको उधार पे बेचा था, वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर ऑन दिसंबर 2015, दिसंबर में कस्टमर ने वापस कर दिया। अ क्रेडिट नोट वाज इशूड एंड रिकॉर्डेड ऑन 12th जनवरी, कहता है क्रेडिट नोट उसको हम इशू कर रहे हैं 12 जनवरी को, मतलब 12 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटर्न वो दिसंबर 2015 में हो गई थी, रिटर्न तो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की। कहता है द प्रॉफिट मार्जिन ऑन दीज आइटम वाज 20% ऑफ द कॉस्ट, कहता है आप उसके ऊपर 20% मार्जिन भी कमाते हो, मार्जिन होता है प्रॉफिट ऑन सेल, मार्जिन क्या होता है प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर होगी बात? चलें, अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो से रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। से रिटर्न की एंट्री पास होती है जनाब, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक होगी बात? कितनी है सेल्स रिटर्न? 2.4 मिलियन। सेल्स रिटर्न कितनी है? 2.4 मिलियन। अब दूसरी बात, हम इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करेंगे और इसकी कॉस्ट भी फाइंड करेंगे। मतलब मार्जिन है ना, तो 100 होगी सेल, 40% मार्जिन है, 20% है, 20 और ये हो जाएगा 80, तो 2.4 आपका 100% है और आप लेना है 80 की, जो चीज वापस आई है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो जरा करें 100 पे डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आ रहा है? हाँ जी, 100 पे डिवाइड करें सर 1.92 1.96 या पूरा 92 1.9? 1.92, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 1.92 भी प्लस कर देना है, क्योंकि से रिटर्न आई है ना, तो से रिटर्न तो आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। सर ये ठीक कॉस्ट होगी को हम बात? 100 देंगे। मार्जिन है ना, मार्जिन होता है प्रॉफिट ऑन सेल, नहीं सॉरी 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 माजरत, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, जब लिखा हो ना तो फिर कॉस्ट कॉस्ट पे लेते होते हैं, लिखा हुआ है कॉस्ट, अगर कॉस्ट ना लिखा होता तो फिर मार्जिन करते हैं। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, कॉस्ट को 100 20 120, ठीक है, तो 2.4 को डिवाइड करेंगे, ये सेल वैल्यू है 120 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया जरा कितना आंसर आ रहा है? सर 2 सर। ओके, ठीक होगी बात? तो हम क्या करेंगे, इस 2 से कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि से रिटर्न है, से रिटर्न से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है। लो जनाब, से रिटर्न को जाकर से रिटर्न में प्लस कर देंगे या सेल में से माइनस कर देंगे, एक ही बात है, और अकाउंट रिसीवेबल में जाकर माइनस कर देंगे 2.4। लो मेरे भाई, ये पहली एडजस्टमेंट के चारों पॉइंट है, फिर दूसरी एडजस्टमेंट के, क्लियर होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं फिर अगली एडजस्टमेंट के ऊपर। डेप्रिसिएशन तो हमने कर ली, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वैसे फाइंड हुई है, बस वो जो अमाउंट थी बस उसके लिए उसने एडजस्टमेंट बताई है। ये पॉइंट आ जाए, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट है इसके अंदर, यानी पूरा सवाल ही बहुत अच्छा है। देखिएगा, कहते हैं अ रिकवरी ऑफ 3.5 मिलियन अगेंस्ट डेट रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर्स क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, कहता है आपको रिकवरी हुई है बैड डेट्स की, जिसको आपने राइट ऑफ किया हुआ था, आपको रिकवरी हुई है बैड डेट्स की जो आपने राइट ऑफ किया हुआ था, कहता है वो पैसे वापस मिल गए आपको, तो आपने क्रेडिट कर दिया ट्रेड डेटर्स को, क्रेडिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल को। मुझे बताओ, जब रिकवरी होती है तो किसको क्रेडिट करते हैं, पता है आपको? बैड डेट्स रिकवर्ड जब होते हैं तो किसको क्रेडिट करते हैं, बताएं जरा? बैड डेट्स रिकवर्ड को,
जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। बात पता है ना इस चीज का? बैड डेट्स डेबिट, सॉरी कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। तो उसने क्रेडिट किसको कर दिया हुआ है? उसने क्रेडिट किया है डेटर्स को, गलत किया है। तो अब हम उसको सही कर देते हैं। हम क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? उसने डेटर्स को गलत क्रेडिट किया है, हम उसको वापस डेबिट कर देंगे और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर देंगे। मैं बल्कि यहां पर बोर्ड पे लिख देता हूं कि होता क्या है कि आप असल एंट्री पास होनी थी कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, ये एंट्री असल पास होनी चाहिए थी। कितनी अमाउंट से? 3.5 मिलियन से। ये उसने एंट्री पास नहीं की। जरा गौर से पढ़ें, उसने सवाल के अंदर लिखा हुआ है, कहते हैं वाज क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, वाज क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। उसने डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये गलत किया उसने। तो हम क्या करेंगे, सही करने के लिए उसने जिसको गलत क्रेडिट किया उसको हम कर देंगे डेबिट, और जिसको क्रेडिट करना था उसको करेंगे क्रेडिट। ये सही एंट्री पास करेंगे। ये उसने एंट्री पास करनी चाहिए थी, नहीं की। उसने क्रेडिट किसको कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल को। तो अकाउंट रिसीवेबल को वापस डेबिट कर दिया और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसने जो एंट्री पास किया है ना, उसने कुछ ऐसे पास की है, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, उसने ये एंट्री पास की है। मतलब कैश से कैश सही किया हुआ है, ये गलत किया, तो उसको हमने रिवर्स किया। तो अब इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? अकाउंट रिसीवेबल में 3.5 प्लस हो जाएगा और 3.5 अदर इनकम में प्लस हो जाएगा। अदर इनकम में चला जाएगा या डेटर में से माइनस हो जाएगा, जहां मर्जी कर ले। वो जो बैड डेट्स नहीं निकालते होते, वहां से माइनस हो जाएगा या अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। डेटर में प्लस क्यों होगा? क्योंकि उसने गलती से माइनस कर दिया। ठीक होगी बात? लो जी, फिर वो कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की पॉलिसी है 3.3%। तो ये निकाल लेते हैं। प्रोविजन तो आपको आती है फाइंड करनी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन ऊपर गिवन था बैड डेट्स का 6 मिलियन। ब्रॉड ऑन कितना है? 6 मिलियन। जी जनाब, ब्रॉड ऑन है 6 मिलियन। कैरिड ऑन, कैरिड ऑन है 3%। अब डेटर्स का 3% लेना है। ये आपके पास पड़े हुए हैं डेटर्स, मतलब के अकाउंट रिसीवेबल 200 के। इस 200 में एक तो हमने प्लस करना है, ये जो अभी अभी 3.5 है, एक तो 3.5 प्लस सर करना कौन है, सा और सवाल एक है? ये क्वेश्चन नंबर है 3, तीसरा सवाल है मून ट्रेडर वाला। हाँ जी, 200 के अंदर एक तो हमने, बल्कि यहां से मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ये प्लस करना है, फिर प्रोविजन लेंगे, ये आपकी जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं, और यहां पर ये 2.4 माइनस करना है। यानी जो आपकी एंट्रीज में अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है उसको पहले एडजस्ट करेंगे, फिर प्रोविजन लेंगे। मतलब 200 में 2.4 माइनस करेंगे, 3.5 प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 3% लेंगे। बताओ जरा कितना आ रहा है? 200 माइनस 2.4 से रिटर्न वाला प्लस 3.5 बैड डेट्स रिटर्न वाला, तो कितना आ रहा है? 200 माइनस 2.4 प्लस 3.5, 201.1। 201.1।
201.1 मल्टीप्लाइड बाय 3%। हाँ जी, करो जरा इसका 3% लो, कितना आता है? 6.033। 6.033। जी सर। चले जी, तो प्रोविजन पहले से बढ़ गई, तो ये किधर चली जाएगी? बैड डेट्स एक्सपेंस के अंदर 0.033। ये चले जाएंगे अदर एक्सपेंस के अंदर, और डेटर में से मजीद, ये हमारे आप डेटर्स हैं, उसमें से मजीद 6.033 माइनस हो जाएगा, और जो अमाउंट आएगी वो SOFP के अंदर चली जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर के नाम से। ऐसा ही होगा ना, 200 में से 2.4 माइनस होगा शेयर रिटर्न वाला, 3.5 प्लस होगा बैड डेट्स वाला, तो ये बन जाएगा 201.1, उसका 3% लेंगे, तो वो आ गया 6.033। गॉट इट? प्रोविजन पहले से बढ़ गई, जितनी बढ़ी प्रोविजन एक्सपेंस में लिख देंगे, और कैरी डाउन जाकर डेटर में से माइनस करके लिखेंगे। हाँ जी जनाब, ठीक होगी बात? क्लियर होगी? चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, ये एडजस्टमेंट हमारी अप्रूवल और प्रीपेड वाली होती है, ये वही एडजस्टमेंट बार बार रिपीट होती है, ये हर सवाल के अंदर ये एक एडजस्टमेंट लाजमी आती है। हाँ जी, देखिएगा जरा, लिखा हुआ है सर्विस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन दिसंबर 2015। कहता है 1.2 मिलियन की सर्विसेज आपने दिसंबर 2015 में कर दी, बट इनवाइस देयर ऑफ प्रोसीड इन 2016। मतलब पैसे आपको मिल रहे हैं 2016 में, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन अभी तक ये पैसे नहीं मिले, तो मतलब क्या हुआ? ये इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड क्या करते होते हैं? जो इनकम अकर हो जाए तो ये हो इनकम रिसीवेबल में आ जाती है। इनकम रिसीवेबल को हम कहां पर लिखेंगे? अदर रिसीवेबल में, जो सवाल के अंदर लिखा हुआ है अदर रिसीवेबल। और सर्विस इनकम क्रेडिट 1.2 मिलियन से, क्योंकि इनकम अकर हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है, तो ये अदर रिसीवेबल में प्लस हो जाएगा, और ये अदर इनकम में जाकर ऐड हो जाएगा। मतलब अगर हम यहां पर देखें, जो आपके पास सवाल है, तो अदर इनकम में 1.2 ऐड हो जाएगा एक, और दूसरा अदर रिसीवेबल में जाकर 1.2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनकम रिसीवेबल अदर रिसीवेबल होता है। ठीक होगी बात? ये तो काम आसान था। फिर नेक्स्ट, ये अच्छी एडजस्टमेंट है, इस पर जरा गौर करना। कहते हैं 1 अगस्त 2015 MT received an amount 1.8 million as 50% of advance against maintenance contract covering period from 1 सितंबर से लेकर 31 मई एंड वाज क्रेडिटेड टू अदर इनकम, और सारा अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। द बैलेंस अमाउंटिंग वुड बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता बाकी के पैसे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब कर देंगे। कहता है 1 अगस्त को आपको पैसे मिले। कितने पैसे मिले? 1.8 मिलियन, जो कि 50% है। कहता बाकी के पैसे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब दे देंगे। कहता जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कवर कहां से कहां तक हो रहा है? 31 मई 2015 से लेकर सितंबर 15 से लेकर 31 मई 2016 तक। यहां पर देखें, यहां तक मैं आपको बताता हूं, सितंबर से लेकर सितंबर 2015 से लेकर 31 मई 2016 तक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है,
अब आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015। जितने महीने आपके बनते हैं वो इनकम में आ जाएंगे। जितने महीने कितने बनते हैं आपके महीने, ये टोटल कितने महीने बन गए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 मंथ का। लेकिन आपको पैसे कितने मिले हैं, 1.8 मिलियन, जो कि 50% है, सारे नहीं है, 50% है। मतलब कि ये 1.8 4.5 महीनों का है, 50% है ना, 4.5 महीनों का है। तो मैं अगर आपसे पूछूं पर मंथ इनकम बताओ तो कोई बता सकता है? ये 1.8 मिलियन 50% है, मतलब के 4.5 मंथ का है, 50% है ना। तो 1.8 को 4.5 पे डिवाइड करो तो बता सकते हो पर मंथ इनकम कितनी है। 1.8 डिवाइड बाय 4.5 करो जरा, कितनी आती है? फिर जी 0.4 0.4। 4 एक महीने की 0.4 है। अब देखिएगा, सितंबर का महीना होता है 9, 10, 11 और 12। इन 4 महीनों की इनकम आपकी है। बाकी अगर ज्यादा मिली है, 4 महीनों की इनकम बनती कितनी है, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि एक महीने की 0.4 है ना, एक महीने की 0.4 है, तो 4 महीनों की आ जाएगी 1.6 मिलियन। ये आपकी इनकम बनती है, लेकिन आपको मिल कितनी चुकी है, 1.8। टोटल इनकम में से आपको 1.8 मिलियन मिल चुकी है, लेकिन आपकी असल बनती 1.6 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ 0.2 मिलियन की इनकम आप लोगों ने एडवांस ले चुके हो। 0.4 मिलियन की इनकम आप एडवांस ले चुके हो, और जो इनकम एडवांस लेते हैं उसकी एंट्री बनाते हैं, इनकम में से माइनस कर देते हैं, इनकम डेबिट कर देते हैं, और अदर पेबल या अदर लायबिलिटी क्रेडिट कर देते हैं 0 पॉइंट जितनी एडवांस हो। यानी बाकी तो हमारी इनकम बनती है वो तो ठीक है, लेकिन जो 0.2 ज्यादा लिखी हुई है ना वो रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स कैसे करेंगे, इनकम में से माइनस और लायबिलिटी में जाकर ऐड, इनकम में से माइनस करके लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। तो अब मैं लिखवा भी देता हूं, ये आपकी इनकम पड़ी है, इसमें से 0.2 मिलियन माइनस हो जाएगा, और ये अदर पेएबल पड़े हैं, ये इसमें जाकर 0.2 मिलियन प्लस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? डन। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 6, इसका एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। ये आज एक ही, वैसे तो प्लान 2 सवालों का था, लेकिन एक ही सवाल काफी हो जाएगा, बस आप इसको ही 2 दफा कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छी बातें हैं, तो 2 एडजस्टमेंट रहेगी इसकी, लेकिन ये दोनों भी बड़ी कमाल है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। कहते हैं ऑफिस सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंस। कहता है आपने ऑफिस सप्लाई खरीदी और सारी एक्सपेंस में लिख दी। जरा सुनिएगा इसके बारे में भी। देखो, ये जो ऑफिस सप्लाईज होती है ना, ऑफिस सप्लाईज या स्टेशनरी या लूज टूल्स, ये वो चीजें हैं जो छोटी मोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं ऑफिस के अंदर। सुनिए जरा, अगर आपने 500 की स्टेशनरी खरीदी, मतलब पेपर खरीदे, रबर खरीदे, पेन खरीदे 500 के, इसमें से 450 के इस्तेमाल हो गए और 50 के रह गए, अनयूज्ड हैं। 50 के क्या है, अनयूज्ड हैं।
450 इस्तेमाल होगी, खरीदी 500 है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में लिख देंगे 450, जो अनयूज रह गए हैं उसको लिख देंगे करंट एसेट के अंदर। उसको किस में लिख देंगे, करंट एसेट के अंदर। बात समझ लगी ना? जितनी ऑफिस सप्लाईज हैं, स्टेशनरी है, लूज टूल्स हैं, जितने इस्तेमाल हो जाएं एक्सपेंस के अंदर, जितने बच जाएं करंट एसेट के अंदर, क्योंकि चीज तो हमारे पास आ गई है बट इस्तेमाल नहीं हुई अभी, ठीक है, जैसे प्रीपेड होता है। अब अगर 500 की पूरी इस्तेमाल हो जाती तो सारा एक्सपेंस में लिख देते, और अगर कुछ ना बताया हो तो सारा एक्सपेंस होता है। अगर कुछ ना बताया हो तो सारा एक्सपेंस होगा, ठीक है, कि वो अनयूज्ड के बारे में कुछ ना बताया हो। लो जी, आओ जरा अब इस चीज को पढ़ते हैं। कहते हैं ऑफिस सप्लाईज आपने जितनी खरीदी सारी एक्सपेंस में लिख दी, हालांकि अनयूज थी। कितनी? कहता है पिछले साल 0.45 की और इस साल 0.6 की। मतलब अनयूज को तो हम एक्सपेंस में लिखते ही नहीं है, अनयूज को हम एक्सपेंस में नहीं लिखते। सॉरी, सारी खरीदें, अगर अनयूज ना बताया हो तो सारी एक्सपेंस में लिखना ठीक था, लेकिन अगर कोई अनयूज पड़ी हूं तो जितनी अनयूज पड़ी होती हैं वो निकाल के फिर एक्सपेंस में लिखते हैं। अब आओ जरा, इसके अंदर आपके पास ना ओपनिंग सप्लाईज भी पड़ी हैं और क्लोजिंग भी है। मैं आपको ना इसका फार्मूला बता देता हूं एक्सपेंस में लिखने का, जरा देखिएगा। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कि जब ओपनिंग भी पड़ा हो और क्लोजिंग भी पड़ा हो, जब ओपनिंग भी पड़ा हो और क्लोजिंग भी पड़ा हो। जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला किसी को आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल आता है, और ये हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही इसी फार्मूले से आपने ये फाइंड कर लेना कि आपने एक्सपेंस में कितनी लिखनी है। अगर आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग हो तो सिर्फ परचेज है, सारा एक्सपेंस में लिखना है। अब जरा गौर फरमाइएगा सवाल के अंदर, ओपनिंग सप्लाईज कितनी पड़ी हुई हैं? 0.45 प्लस परचेज कितनी की है? मैं लेट कर रहा हूं, लेट 4, और ये 4 का 4 उसने एक्सपेंस में लिखा हुआ है, ये मैंने लेट किया है। आप इधर 5 भी लेट कर सकते हो, इधर 10 भी लेट कर सकते हो, इधर 50 भी लेट कर सकते हो, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो है 0.6। अब जरा फाइंड करें कितना आंसर आ रहा है, 0.45 प्लस 4 माइनस 0.6, 0.25 कितना? 0.25 ओ ना भाई, 0.25 तो नहीं आ रहा, 0.45 प्लस 4 माइनस 0.6, 3.85। 85। असल में आपने इसको एक्सपेंस लिखना था, आपने जितना खरीदा उसको एक्सपेंस लिख दिया, लिखा हुआ एक्सपेंस आपने 4 से एक्सपेंस में लिखा हुआ है। असल में एक्सपेंस को लिखना कितना था? 3.85 से। अब जो भी यहां पर अमाउंट लेट करेंगे इसका जो डिफरेंस आएगा ना वो 0.15 का ही आएगा। आप इधर 4 की जगह 5 कर दें, 4 की जगह 10 कर दें, 4 की जगह 100 कर दें, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 0.15 का। वो कहता असल में एक्सपेंस में क्या लिखना होता है जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, तो ये फार्मूला लगाकर, लेकिन उसने कहता है जितना परचेज किया उसको एक्सपेंस में लिख दिया, उससे गलती होगी। तो अब हम क्या करेंगे, उसने 4 से एक्सपेंस में लिखा हुआ, ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ, हम क्या करेंगे 0.15 से एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, 0.
क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। कौन से एक्सपेंस, ये जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस की वन है, 0.15 यहां से माइनस कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा होता है वो करंट एसेट में चला जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है वो करंट एसेट में जाता है। ये वही वाली बात है कि जिससे हम क्लोजिंग स्टॉक को करंट एसेट में लिखते हैं। तो 0.6 करंट एसेट में चला जाएगा और 0.15 एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलें जी, लास्ट पॉइंट। द बैंक लोन वाज एक्वायर्ड 1 अप्रैल 2015, मतलब आज से 9 महीने पहले। हमारा ये दिसंबर है ना। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल in 5 equal annual installment from 31st March each year. इंटरेस्ट पेएबल है 10%, 6 महीने का करके। इसका मतलब है आज से 9 महीने पहले आपने लोन लिया है, जिसमें से 6 महीने का इंटरेस्ट तो आप पे कर चुके हैं, वो पेड है और ऊपर लिखा भी हुआ है। ये देखिए, इस बैंक इंटरेस्ट इसके अंदर लिखा भी हुआ है। क्लियर होगी बात? लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट तो अभी नहीं किया होगा ना, क्योंकि 6 महीनों बाद भी होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लोन कितना है, 50 का, 50 का लोन है और रेट कितना है, रेट बताया हुआ होगा 10%। तो 50 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 3 महीनों का अभी इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया होगा, क्योंकि 6 महीने का करके पे करना है। तो 9 महीने टोटल हुए हैं, 6 महीने गुजर चुके हैं पूरे और बाकी 6 महीने पूरे नहीं हुए। तो करो जरा 50 का 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। सर लोन 160 है। 160 है, सॉरी, 160 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना आ गया? सर 4 4 ही आएगा। ये 4 इंटरेस्ट अभी स्टिल पेएबल है। अब जरा आपको पता है कि जब इंटरेस्ट पेएबल की आप एंट्री पास करते हो तो एंट्री पास होती है इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो ये जो 4 है इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाकर प्लस हो जाएगा और ये 4 अदर पेएबल के अंदर प्लस हो जाएगा। मतलब सारे पेएबल ना अदर पेएबल में प्लस हो जाते होते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर। मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस में 4 प्लस हो जाएगा और 4 लायबिलिटी में आ जाएगा। जरा देखिएगा, मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं अदर पेएबल कहां पर पड़े हैं, इसमें जाकर 4 प्लस हो जाएगा, इकट्ठे पेएबल सारे लिखे जाएंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी 4 जाकर ऐड हो जाएगा। आखिरी बात, इस लोन को 5 बराबर किस्तों में पे करना है आपने। इस 160 को आपने 5 बराबर किस्तों में पे करना है। तो बताओ जरा एक किस्त कितनी आती है, 160 डिवाइड बाय 5, सर 32। 32। लो जनाब, 32 चला जाएगा करंट लायबिलिटी में, करंट मैच्योरिटी लोन के नाम से, और बाकी की अमाउंट 128 नॉन करंट लायबिलिटी में। वो जो किस्त बनती होती है ना अगले साल पे करने वाली, अगले साल जो किस्त पे करनी होती है वो जाती है करंट लायबिलिटी के अंदर और बाकी जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। लो जनाब, आपका सवाल तमाम हुआ और इस सवाल को आपने बड़े ध्यान से करना है, 1-2 दफा कम अज कम लाजमी करना है और कल हम कोशिश करेंगे कि ये सवाल आप सबका चेक भी कर ले। ठीक है? और अगर किसी को, अच्छा जो लोग क्लास में नहीं आते ना, तो वो हमने हाइब्रिड क्लास कर दिया है,
तो वो हाइब्रिड क्लास ले लिया करें। ठीक सर है जी, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, हमने क्लास देर से ज्वाइन की थी। ठीक है कर दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अरे ये तीसरे वाली सही है, एक बार